एक सेकंड रुको, मेरे पास और है। अभिमन्यु के जवाब देने से पहले भीमा पहले से ही एक कोने में चला गया। उसने एक स्टोर में प्रवेश किया और 5 बड़े बक्से सामने ले आया। उनमें से प्रत्येक लगभग 1 मीटर लंबा था और धातु की सिल्लियों से भरा हुआ था। अभिमन्यु के सामने कुल 6 बॉक्स रखे हुए थे। सफेद सिल्लियां थीं, गहरे लाल रंग की जादुई चीजें थीं, उसमें चांदी भी था। चांदी की चमक इतनी ज्यादा थी कि उसके सामने बाकी सारी चीजों की चमक फीकी नजर आ रही थी। स्टार आयरन बॉक्स, व्हाइट मेम्ब्रेन स्टील, ब्लड एंड बॉक्स। मेरी दुकान में वे सबसे अनोखी धातु सिल्लियां हैं। इनमें से कोई आपको पसंद आई जो आप ले जाना चाहते हो? भीमा ने पूछा। अभिमन्यु ने जब सिल्लियां देखी, उसे पता नहीं था कि भीमा किस बारे में बात कर रहा था। उसने जीरो के साथ जांच करने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल उसने भीमा से पूछा, क्या मैं इसे और करीब से देख सकता हूं? बेशक, यह कहकर भीमा एक तरफ हट गया और मुस्कुराया। सफेद झिल्ली स्टील लोचदार नहीं बल्कि बहुत कठोर थी। यह धारदार हथियार बनाने के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका उपयोग ढाल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था। इसका जादू हमला भी कम था। क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसके पिघलने के बाद अच्छी लोच होती है और ठंडा हो जाने के बाद बहुत मजबूत हो जाती हो? अभिमन्यु ने सवाल किया। मुझे एक सेकंड दो, भीमा ने कहकर अपनी ठुड्डी को रगड़ा और कुछ देर सोचा। मास्टर, हमारे पास अभी भी जलने वाले लोहे के 2 डिब्बे हैं ना? एक धौंकनी बनाने वाले ने अचानक कहा। जलने वाला लोहा? तुम सही हो। कालू, बक्से यहां ले आओ, भीमा ने कहा। जरूर, तुम लोग मेरे साथ आओ, कालू ने जवाब दिया और बाकी सबके साथ स्टोर रूम में चला गया। कुछ मिनट बाद काले लोहे की सिल्लियों के 2 बक्से अभिमन्यु के सामने रख दिए गए। इन सिल्लियों में किसी न किसी कारण से छोटे छोटे छेद हो गए थे। जलने वाला लोहा वो क्या होता है? अभिमन्यु ने उत्सुकता से पूछा। भीमा तुरंत समझ गया। जलने वाला लोहा एक जलने वाला धातु है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, लेकिन एक बार जब यह जल जाता है तो आप इसे आसानी से नीचे नहीं रख पाएंगे। बोलते बोलते उसने एक डिब्बे से मुट्ठी के आकार का लोहा पकड़ा और कहा, हवा इसे लंबे समय तक जलाएगी। अगर आप इसे बंद करने की कोशिश नहीं करेंगे तो इस आकार का जलने वाला लोहा पूरे दिन जलता रहेगा। यह लोहा एक विशेष पानी के नीचे से आया है। अगर आप इसका जंगलों में उपयोग करते हैं तो यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दिलचस्प बात है, अभिमन्यु ने कहा, और उसने लोहे का एक टुकड़ा पकड़ा और उसे देखा। यह अजीब और भारी था। सतह छोटे छोटे छिद्रों से ढकी हुई थी और ये छत्ते की तरह दिखती थी। अभिमन्यु ने इसे सूंघा। इसमें रबर जैसी गंध आ रही थी। मैं ये बात जानता हूं, ये आमतौर पर घेराबंदी के हमलों में उपयोग किया जाता है। इसे तेल से सने कपड़ों से ढक दें, लेकिन मेरे हिसाब से ये अनोखी चीज नहीं है। इसे खोजना तो बेहद आसान है। दिग्विजय ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, देखिए, मैं सभी धातु सिल्लियों को खरीदना चाहूंगा। आपने जितने भी दिखाए उन सभी को। कितने हैं आपके पास कुल? अभिमन्यु ने कहा। ठीक है, अगर आप केवल सामग्री चाहते हैं तो मैं आपको छूट दे सकता हूं, भीमा ने कहकर अपने हाथ रगड़े और कुछ हिसाब जोड़कर फिर कहा, लगभग 1,20,000 सोने के सिक्के लगेंगे। 1,20,000 सोने के सिक्के? सौदा इतना बुरा तो नहीं लग रहा। इसका भुगतान मैं करूंगा। भीमा, इसे मेरे बिल में डाल दो। मेरे घर पर आना और महीने खत्म होने से पहले सोने के सिक्के ले जाना। दिग्विजय ने कहते हुए सिर हिलाया। ठीक है मालिक, भीमा बोला। अभिमन्यु चुपचाप ये सौदा देख रहा था। उसके पास इतने सोने के सिक्के नहीं थे
इसलिए धातु की सिल्लियों के लिए दिग्विजय को भुगतान करना पड़ा। धन्यवाद दिग्विजय, अभिमन्यु ने कहा। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास अभी भी आपसे पूछने के लिए कुछ प्रश्न हैं, और ज्ञान जो है वो तो अमूल्य होता है ना। ये बोलकर दिग्विजय ने एक मुस्कान के साथ अभिमन्यु की ओर देखा। उन बक्सों को वापस दिग्विजय के घर तक ले जाने के लिए 4 गाड़ियां किराए पर ली गईं। जब दिग्विजय घर वापस लौट आया तो राजकुमार वैभव ने जो पार्टी रखी थी उसमें वो अभिमन्यु को आमंत्रित करने आया। उसने ये बताया कि पार्टी में उन्हें देखने के लिए कई रईस इंतजार कर रहे थे। हालांकि अभिमन्यु वहां जाना नहीं चाहता था, फिर भी उसके ऊपर वैभव का एहसान था, इसलिए वो जाने के लिए राजी हो गया। अभिमन्यु ये भी देखना चाहता था कि यहां का राजा उसके बारे में क्या सोच रहा है। अभिमन्यु को एक अच्छी तरह से सजाए गए महल मीटिंग हॉल में आमंत्रित किया गया था। वो वहां शहर के अमीर परिवारों की कई महिलाओं से मिला। वे सभी महंगे कपड़ों और जेवर में बहुत सुंदर लग रही थीं। उसने यहां पर अपना अधिकांश समय उन अमीर राजकुमारियों के साथ बिताया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जिन राजाओं ने उसे यहां आमंत्रित किया था वे उससे बस थोड़ी देर बात करने के बाद चले गए थे। उन लोगों ने अभिमन्यु से बात क्यों की थी इसकी वजह साफ थी, लेकिन उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। शाही परिवारों और अमीर परिवारों ने अपनी बेटियों को इस पार्टी में भेजा था क्योंकि वे लोग अभिमन्यु के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने की उम्मीद कर रहे थे। राजवर्धन ने उसे जहाज पर आने वाली अजीब स्थिति के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी। वो पार्टी में खास था और हर कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बिना ध्यान दिए अभिमन्यु के लिए वहां से बाहर निकलना असंभव था। साथ ही उन अमीर महिलाओं और राजकुमारियों का इस शहर में बड़ा मुकाम था। हालांकि अभिमन्यु एक सामान्य जादूगर था। वो केवल उन्हें अपने आप से दूर रहने के लिए नहीं कह सकता था, उसे हर एक से सम्मान से बात करनी पड़ी। हॉल में सभी महिलाएं सुंदर थी, हर तरफ जश्न का माहौल था, फिर भी अभिमन्यु यहां से जाना चाहता था। अंत में पार्टी समाप्त होने के बाद अभिमन्यु दिग्विजय द्वारा भेजी गई गाड़ी में बैठ गया। वो बहुत थका हुआ था। मैं प्रताप हूं मास्टर अभिमन्यु, क्या हमें अब ऊंचे टावर पर वापस जाना चाहिए? कोचमैन ने पूछा। दिग्विजय ने इंदुरु में अपने घर जाने से पहले अभिमन्यु को अपने ऊंचे टावर में रहने के लिए कहा था, क्योंकि वो जानता था कि अभिमन्यु को ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। वो लोगों से कम ही मिलता है और बात भी कम ही करता है। जैसे ही अभिमन्यु गाड़ी में बैठा, उसको कुछ फूलों की मनमोहक खुशबू अपने आसपास से आई। तेल के दिए से बंद रोशनी के नीचे उसने एक सुंदर गोरी लड़की को देखा जो एक सफेद पोशाक के साथ गाड़ी के कोने में चुपचाप छिपी बैठी थी। उसका चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। भूमिका? अभिमन्यु ने उसे यहां देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसे काफी अजीब लग रहा था। अभिमन्यु को याद आया कि ये वही लड़की है जिसने उसे जंगल में घोड़े से गिरा दिया था जब वो 100 आंखों वाले राक्षस से लड़ रहा था। लेकिन मैंने तो इस लड़की को प्रोफेसर तारा के विस्फोट बॉल से मार दिया था। अभिमन्यु ने स्कूल छोड़ने से पहले अपना बदला ले लिया था और सोचा था कि वो कभी नहीं मिल पाएगा इस लड़की और इसके साथियों से, पर ये यहां कैसे आई है? तभी गाड़ी के बाहर से एक आवाज आई। मास्टर अभिमन्यु, राजकुमार वैभव ने मुझे आपको यह बताने के लिए कहा है कि अंदर जो लड़की है ना, वो आपके लिए एक उपहार है। ये वही लड़की थी जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे, है कि नहीं? अपने समय का आनंद लें। प्रताप हंसते हुए बोला। ऐसा लग रहा था कि प्रताप सिर्फ एक कोचमैन नहीं था, वो वैभव का खास आदमी था। अन्यथा राजकुमार ने उसे इतनी जानकारी नहीं दी होती और ना ही उसे संदेश पास करने के लिए कहा होता। अभिमन्यु अपनी सीट पर बैठ गया
वो भूमिका को देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ देख सकता था वो। वैभव ने सोचा होगा कि शायद अभिमन्यु को वो दो लड़कियां पसंद नहीं आई जो उसने पिछली रात भेजी थी, इसलिए उसने अपना दिमाग लगाया और उसके लिए भूमिका को ढूंढ लिया ताकि अभिमन्यु उससे और भी ज्यादा खुश हो जाए। भूमिका का खूबसूरत शरीर उसकी टाइट ड्रेस में बखूबी दिखाई दे रहा था। उसके लंबे रेशमी बाल उसके कंधे के चारों तरफ फैले हुए थे। उसकी गोरी चिकनी साफ त्वचा ने उसे एक सुंदरी का रूप दिया हुआ था। उसमें वो सभी खूबियां थी जो एक सुंदर लड़की में पाई जाती हैं। अभिमन्यु उसका ये रूप देखकर मोहित हो गया। मास्टर अभिमन्यु, कुछ कहने की कोशिश करती हुई भूमिका ने अपना सर नीचे कर लिया। अचानक अभिमन्यु अपने ख्यालों से बाहर आया और भूमिका को देखा। दरअसल हुआ यह था कि वैभव के गार्ड्स ने उसे स्कूल में पकड़ लिया था और उपहार के रूप में अभिमन्यु के पास भेज दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे उस युवक की सेवा करनी पड़ेगी जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसका परिवार इतना अमीर नहीं था और ना ही इतना मजबूत कि वो राजकुमार के आदेश के खिलाफ लड़ सके। अगर वो अभिमन्यु को खुश नहीं कर पाती तो उसके बाद शायद उसके परिवार के साथ कुछ भी हो सकता था। अभिमन्यु ने एक सेकंड के लिए उसे देखा, फिर अचानक उसकी नजर भूमिका की गर्दन पर गई, जिसमें हथेली के आकार का एक मेटल का टैग पड़ा हुआ था। टैग के सामने कई शब्द लिखे हुए थे, जिसमें लिखा था अभिमन्यु। उस टैग के पीछे एक और वाक्य था, अगर लापता है तो कृपया इंदुरु शहर में किसी भी अमीर परिवार से संपर्क करें। यह वो टैग था जिसका इस्तेमाल दास और दासियों को लेबल करने के लिए किया जाता था। उसकी गर्दन पर इस टैग के साथ भूमिका अभिमन्यु की निजी संपत्ति बन गई थी। एक नागरिक के रूप में उसके अधिकार राजकुमार की वजह से छीन लिए गए थे। इसका क्या मतलब है? अगर आप अमीर हो तो कुछ अच्छा काम करो, ये क्या कि किसी को अपना गुलाम बना लो। अभिमन्यु गुस्से में बड़बड़ाया। कोचवान, ऊंचे टावर पर चलो। अभिमन्यु ने कोचवान से कहा। जी मालिक, प्रताप ने जवाब दिया और घोड़े को कोड़े मारते ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई। ऊंची मीनार के कमरे में दीवारों पर चमकीले सफेद तेल के दीपक जल रहे थे। वे कमरे में चारों ओर सफेद रोशनी फैला रहे थे। अभिमन्यु बिस्तर पर लेट गया और खिड़की से तारों के साथ चमकते हुए आसमान को देखने लगा। आसमान में चांद सफेद चांदनी के साथ उसे घूर रहा था। अभिमन्यु के बगल में भूमिका ने खुद को एक सफेद कंबल में लपेटा हुआ था। एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हे बिताने के बाद वो थक गई थी और सो गई थी। उसके दाहिने कंधे पर कीलों की कुछ खरोच थी और उसके कोमल गोरे कंधों पर बहुत सारे निशान अभिमन्यु देख सकता था। इन निशानों को देखकर अभिमन्यु को उस पर और भी प्यार आने लगा। अभिमन्यु सोती हुई भूमिका के करीब आया और धीरे धीरे भूमिका के चिकने बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगा। वो भूमिका को देखते हुए सोच रहा था, पिताजी ने सही फैसला किया था। अभिमन्यु ने सोचा। उसे वे बातें याद थीं जो भवानी ने उसे घर वापसी पर बताई थी। आज बहुत सालों के बाद अभिमन्यु के बगल में एक लड़की लेटी हुई थी। अभिमन्यु काफी कोशिश करने के बाद भी अपने आप को उससे आकर्षित होने से नहीं रोक पा रहा था। तभी भूमिका ने अंगड़ाई लेते हुए उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया। अब अभिमन्यु के लिए खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया। अगले ही पल अभिमन्यु भूमिका के ऊपर लेट गया। फिर उसने भूमिका के होठों पर अपने होठ रख दिए। उत्तेजना से अभिमन्यु के पूरे शरीर में एक तनाव सा फैल गया। अभिमन्यु के चुंबन से भूमिका की नींद खुल गई और उसने अपनी कोमल बाहों में अभिमन्यु को जकड़ लिया। भूमिका के साथ रिश्ता बनाने के बाद
अभिमन्यु ने महसूस किया कि फैमिली लाइन को जारी रखने के लिए उसे किसी और की जरूरत थी, और शायद अब वो समय आ चुका था। जैसे ही उसने सोचना शुरू किया, भूमिका उठकर बैठ गई। अभिमन्यु ने अपना हाथ भूमिका की मुलायम पीठ पर फेरा, फिर उसने उसके बालों के अंदर अपना हाथ डाला और धीरे से उसे चलाता हुआ बिस्तर से उतर गया। उसके बाद अभिमन्यु ने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। भूमिका, तुम यही रुको, मैं किसी से तुम्हें स्कूल वापस भेजने के लिए कहूंगा। अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं बदला है, चिंता मत करो। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा। अपनी उंगली की एक झिलमिलाहट के साथ कुछ पतला सा धुआं भूमिका के सिर पर लगा। भूमिका की आंखें पीछे की ओर मुड़ गई और वो कुछ बोलने से पहले ही बेहोश हो गई। वो हरा धुआं ठीक बाद में अभिमन्यु की उंगली के सिरे पर लौट आया। अभिमन्यु ने काले कपड़े पहन लिए। उसके बाद वो उसी मंजिल के दूसरे कमरे में चला गया। ये वो कमरा था जिसका उपयोग वो ध्यान करने के लिए करता था। कमरे में केवल एक साधारण बिस्तर ही था, क्योंकि उसने पहले ही बच्चा पैदा करने के बारे में सोच लिया था। इसलिए उसने सोचा कि अब समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, उसे जल्द ही बच्चा पैदा करना होगा। हालांकि इस काम में ध्यान करना उसके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित नहीं होने वाला था, लेकिन अगर वो इसे सालों तक करता रहा तो ये उसकी दिमागी शक्ति को थोड़ा बढ़ा तो जरूर सकता था। फिलहाल अभिमन्यु बच्चे को लेकर अपने मन में चल रहे उधेड़ बुन के बारे में सोचता रहा। कई दिनों बाद एक छोटी ग्रे गाड़ी इंधुरु शहर से निकली और गार्ड पोस्ट से होकर गुजरी। यह गाड़ी मुख्य सड़क पर ज्यादा देर तक नहीं रुकी। गाड़ी दाहिनी ओर मुड़ गई और कुछ मिनट आगे बढ़ने के बाद एक सुनसान रास्ते में प्रवेश कर गई। भूमिका के साथ अभिमन्यु का यह नया रिश्ता उसकी जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आएगा? क्या अभिमन्यु अपनी खोज के लिए किसी और की तलाश करेगा? ऐसा लग रहा था कि गाड़ी भारी थी, हालांकि 3 मजबूत घोड़े उसे खींच रहे थे। फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यह अभिमन्यु था जिसने किसी को सूचित किए बिना शहर छोड़ दिया था। एनर्जी पार्टिकल से घोड़ों को कंट्रोल ना करते हुए उनके हाथों में बागडोर थी। पहिए के शोर से पक्षी और इधर उधर घूमते जानवर दूर भाग गए। जैसे ही गाड़ी छोटे छोटे कुंडों के ऊपर से गुजरी, रास्ते के किनारों पर पानी के छींटे उस पर पड़ने लगे। समय तेजी से भाग रहा था। आकाश में काले बादलों के इकट्ठा होने के साथ अभिमन्यु ने दोपहर तक बिना रुके यात्रा की, क्योंकि बारिश होने वाली थी। जब अभिमन्यु कई कोनों से मुड़कर सीधे रास्ते पर पहुंचा तो पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चलने लगी। उसने एक हाथ में बागडोर पकड़ी और दूसरे हाथ से थैली से लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला। उसने लकड़ी के टुकड़े पर लिखे शब्दों की सावधानी पूर्वक जांच की और उसे थैली में वापस रख लिया। ऐसे शांत जंगल में लुढ़कते पहियों की आवाज बहुत शोर कर रही थी। अचानक अभिमन्यु ने एक आदमी को गाना गाते हुए सुना। उसकी आवाज गरजती हवा के साथ मिलती जा रही थी, जो अक्सर बीच बीच में सुनाई पड़ रही थी। इसलिए अभिमन्यु केवल गीत का एक हिस्सा ही सुन पाया। वो गाना किसी कविता की लाइन की तरह माहौल में गूंज रही थी। हिरण वो मेरे पीछे है और वो गाना गा रहा है, एक बार 2 बार और फिर मिलो बार बार चांदनी रात में। जैसे जैसे अभिमन्यु करीब आता गया, गाने की आवाज साफ होती गई। उसने अपने चेहरे पर से पसीना साफ किया, क्योंकि गीत के ये बोल उसके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते थे और ये गीत थोड़ा अजीब सा था। कुछ मिनटों बाद अभिमन्यु ने एक छोटे से अधेड़ उम्र के व्यक्ति को एक बड़े देवदार के पेड़ के पास देखा। उसने अपने कोट को कमर पर बांध रखा था और उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। अभिमन्यु ने सोचा कि वो आदमी शायद पेड़ को देखते हुए अजीब शब्द चिल्ला रहा है। किसी तरह वे शब्द किसी गीत के बोल की तरह बस सुनाई पड़ रहे हैं। अरे सुनो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अभिमन्यु गाड़ी को रोकते हुए चिल्लाया। आदमी ने एक छोटे टुकड़े के कपड़े से अपने माथे से पसीना पोंछा
और अभिमन्यु की ओर देखा। एक रईस को अकेले जंगल में यात्रा करता देख वह हैरान रह गया। फिर उसने आरी को जमीन पर गिरा दिया और जल्दी से अभिमन्यु के पास चला आया। गाड़ी के पास रुककर वो झुक गया और पूछा, सर आपको क्या चाहिए? तो मुझे इतना बताओ कि छायावन कहां है? अभिमन्यु ने हल्के स्वर में पूछा। छायावन, इस सड़क के साथ सीधा चले जाएं आप, और आप 2 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। ये यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये जगह खतरनाक जीवों से भरी हुई है। मैंने एक बार एक सिर के आकार की काली मकड़ी को जंगल से बाहर निकलते देखा था, और उसे इंदुरु के एक शूरवीर ने मार डाला था, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। अच्छा, एक और बात बताओ, क्या तुमने कभी भारुतों के घोंसले का नाम, इस जगह के बारे में कभी सुना है? अभिमन्यु ने सवाल किया। माफ करें, मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सुना, लेकिन मुझे पता है कि जंगल में एक चट्टान है जहां कई सौलों ने अपना घोंसला बनाया है। यकीन नहीं होता कि यह भारुतों का घोंसला है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उस आदमी ने यह कहकर सिर हिलाया। ठीक है, क्या तुम इसे मेरे नक्शे पर मार्क कर सकते हो? अभिमन्यु ने कहा, और फिर उसने एक चमड़े का नक्शा निकाला। उसने उस नक्शे को उस आदमी से उसके लिए चट्टान के स्थान को मार्क करने के लिए कहा। अच्छा रुको 1 मिनट, क्या तुम यहां अकेले रहते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा कि कई खतरनाक जानवर वहां रहते हैं? अपने बैग में नक्शा रखने के बाद अभिमन्यु ने पूछा। सर देखिए, मैं एक शिकारी हूं और मैं यही रहता हूं। फिलहाल मैं अपनी लकड़ी के घर के लिए सामग्री तैयार कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी कुल्हाड़ी खो दी है, इसलिए मुझे उसे ढूंढना होगा। यह बोलते हुए उस आदमी ने अपना सिर खुजलाया। सर देखिए, बाईं ओर एक वॉच टावर है जिसे शहर ने छोड़ दिया है। इसके अलावा एक छोटा सा पुल है। यह मुझे योना नदी की दूसरी तरफ ले जा सकता है। अगर मैं वहां अपना घर बनाऊं तो मेरे पास 1 दिन शिकार करने के बाद आराम करने की जगह तो हो ही जाएगी, शिकारी ने कहा। अभिमन्यु ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में वो शिकारी इशारा कर रहा था। पेड़ों के दरारों के बीच लाल रंग का एक छोटा सा वॉच टावर दिखाई दे रहा था, और उसके बगल में एक लकड़ी का पुल था। सूरज लगभग घने बादलों से ढका हुआ था। अभिमन्यु ने अपनी आंख झपकाई। अचानक उसने एक युवा लड़की को पुल पर चुपचाप चलते हुए देखा। क्या यह तुम्हारी बेटी है? तुम उसे यहां क्यों ले आए हो? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछते हुए उस आदमी को देखा। मेरी बेटी? कहा? शिकारी ने डर कर अपना सिर घुमाया और फिर से कहा, नहीं सर, मैं यहां अकेला रहता हूं। मैं आपको इतना पागल दिखाई दे रहा हूं? सर, कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं एक जवान लड़की को इस खतरनाक जंगल में रखूं। यह जगह बहुत खतरनाक है सर, शिकारी बोला। वाकई? फिर वो कौन है? अभिमन्यु ने पूछा और सामने वाले पुल की ओर इशारा किया, लेकिन वो लड़की पहले ही वहां से जा चुकी थी। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा सर, शिकारी ने कहा। उसको पता नहीं चल पाया था कि क्या हुआ था। अभिमन्यु ने अपना हाथ नीचे किया और फिर कुछ सोचते हुए अपनी ठुड्डी को रगड़ा। अभिमन्यु को हाल में ऐसी चीजें दिखनी शुरू हो गई थी जिसे दूसरे नहीं देख सकते थे। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से और चांदी के एक्सेसरी को एक हल्की चमक के साथ देखा। इसका आकार पहले से छोटा था, लेकिन अभिमन्यु को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। लगता है कि मुझे काला जादू पर थोड़ा और काम करना चाहिए था, थोड़ी और स्टडी करनी चाहिए थी उसकी, और थोड़ा और समय देना चाहिए था। ऐसा लगता है कि मैं जिस्मानी अभिशापों और आत्माओं को अब नफरत के साथ देख सकता हूं। अनोखा है सब कुछ यहां, अनोखा। ये सोचते हुए अभिमन्यु को कपकपाहट होने लगी। उसने अपनी आस्तीन को खींचकर अपने हाथ ढक लिए। तभी बिजली चमकी। उस सफेद रंग के झटके से पूरा छाया वन चमक उठा और बादल गड़गड़ाने लगे। अभिमन्यु बारिश में नहीं भीगना चाहता था। अभिमन्यु ने बारिश में रहने की कोई जगह खोजने का फैसला करते हुए शिकारी से मदद मांगी। शिकारी ने सुझाव दिया कि वे वॉच टावर पर चले जाएं।
अभिमन्यु ने उसकी बात से सहमति जताई और सिर हिलाया। उसने जल्दी से अपने घोड़े और गाड़ी को एक बड़े पेड़ से बांध दिया। अभिमन्यु ने गाड़ी से सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को निकाल लिया और शिकारी के साथ वॉच टावर की ओर जाने से पहले अपने एनर्जी पार्टिकल्स को छाया वन में फैलाकर अलर्ट सिस्टम तैयार किया। मैंने अंदर एक कैंप फायर बनाया है सर, दरवाजा बंद कर दिया है, इसलिए यह जगह गर्म रहेगी। आज रात आप मेरे साथ रुक सकते हैं, शिकारी अभिमन्यु को देखते हुए बोला। शिकारी आगे बढ़ रहा था। बार बार बिजली गिर रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों को छाया वन से निकलने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उनके आसपास का वातावरण चमक रहा था। सर एक बात पूछूं, क्या वो जो गाड़ी आपने वही छोड़ दी है, आपको लगता है कि आपने सही फैसला किया है? शिकारी ने अभिमन्यु से पूछा। हाँ, जो मैंने किया वो सही किया है। चोरी हो जाने पर भी मैं उसे ढूंढ लूंगा, तुम परेशान मत हो। यह कहते हुए अभिमन्यु उसे देखकर मुस्कुराया। शिकारी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। वे कई झाड़ियों से गुजरे। जमीन पर घास एक नर्म मोटे कंबल की तरह लग रही थी। वे कई मिनट के बाद एक छोटी सी पहाड़ी पर बने लकड़ी के वॉच टावर पर पहुंचे। अभिमन्यु दरवाजे पर खड़ा था। अभिमन्यु मुड़ा और नीचे देखा। वो जगह उसकी गाड़ी से ज्यादा दूर नहीं थी। ग्रे दरवाजा मोटा और भारी था। इस टावर को शायद कई साल पहले बनाया गया था, क्योंकि अभिमन्यु वहां की दीवारों में दरारें देख सकता था। सर देखिए ना, टावर के चारों ओर पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। मैंने आज से पहले इतने लंबे पेड़ कभी नहीं देखे। ये तो अच्छा हुआ। शिकारी खुश होते हुए बोला। शिकारी ने दरवाजे को धक्का देकर धीरे से खोल दिया। अभिमन्यु ने जब अंदर देखा तो पाया कि कमरे के बीच में एक सरलिप सी सीढ़ी बनी हुई है, जो ऊपर की ओर जा रही है। शिकारी ने शायद पहले ही कमरा साफ कर लिया था, क्योंकि अभिमन्यु को एक भी मकड़ी का जाला नहीं मिला। एक बुझा हुआ कैंप फायर सीढ़ी के पास छोड़ दिया गया था, लेकिन उसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। आग की लपटें अभी भी कमरे के अंदर मौजूद थीं। हालांकि अभिमन्यु को कुछ गलत लगा। जैसे उसने जगह में प्रवेश किया, उसकी त्वचा पर छाले पड़ गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। शिकारी कैंप फायर के लिए चला गया। एक शाखा के साथ लकड़ी का कोयला पीटा, फिर उसने उसे जला दिया। गर्म पीली रोशनी ने जल्दी से कमरे को रोशन कर दिया। सर कृपया बैठ जाइए आप, मेरे पास बस इतना ही इंतजाम है, मुझे माफ करिएगा, शिकारी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। शिकारी ने कैंप फायर के बगल में एक ग्रे कंबल डाल दिया। शिकारी ने जैसे ही कैंप फायर जलाया, उस माहौल का अजीब सा जो एहसास था वो गायब हो गया। अभिमन्यु ने चारों ओर देखा और अपने पैरों को सीधा करके आग के पास बैठ गया। शिकारी ने भी एक और कंबल पकड़ा और सामने बैठ गया। अभिमन्यु ने देखा कि शिकारी ने आग के पास एक धातु का रैक रखा हुआ है और वो अपने बैग से निकाले गए मांस के टुकड़े को भूनना शुरू कर चुका है। अरे भाई एक बात बताना, जब तुम पहली बार टावर में दाखिल हुए थे तो क्या तुमने किसी और को देखा यहां? अभिमन्यु ने पूछने का फैसला किया। शिकारी ने सिर हिलाया। हाँ, शायद कोई मिला था। मैंने आग लगा दी है और लॉगिंग करते समय शायद मैं तुमसे ही मिला था। अब मुझे आग इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा ठंडी थी। अभिमन्यु ने उसकी बात सुनी और बोलना बंद कर दिया। छाया वन में पहले से ही बारिश हो रही थी। उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन बारिश ने गहरा पर्दा बनाया हुआ था, जिस वजह से बाहर का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। यहां गरजती हुई हवा खाइयों से गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत रो रहा हो। थोड़ी देर बाद बारिश लगभग थम गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद आसमान साफ हुआ और काले बादल छंट गए। जैसे ही शिकारी ने अपना मांस भूनना समाप्त किया, अभिमन्यु खड़ा हो गया। क्या आप कुछ भुना मांस खाना चाहेंगे सर? शिकारी उठ खड़ा हुआ और पूछा। बिल्कुल, धन्यवाद, अभिमन्यु ने कहा और अपनी जेब से चांदी के कई सिक्के निकाले और उस शिकारी की ओर फेंक दिया। जानकारी देने के लिए और यहां लाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा सुझाव है कि तुम यहां बहुत लंबे समय तक मत रहना। इस जगह पर भूतों का डेरा है।
अभिमन्यु घूमा, अपने सूट को ठीक किया और अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। जाने की बात सुनकर शिकारी वहीं खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अभिमन्यु ने क्यों कहा कि इस जगह पर भूतों का बसेरा है। कुछ मिनट बाद वो धीरे से बोलता है, क्या सनकी आदमी है। उसने चांदी के सिक्कों को कई बार उछाला और मुस्कुराया, लेकिन था तो दयालु इंसान। शिकारी फिर से बैठ गया और भुना हुआ मांस का टुकड़ा पकड़ लिया। उसने उसकी सतह पर मसाला छिड़कना शुरू कर दिया। अभिमन्यु ने गाड़ी को गीले रास्ते से नीचे उतारा और आगे बढ़ता रहा। पेड़ों के बीच का रास्ता खत्म होना ही नहीं चाहता था। जीरो, मुझे मेरे गुण दिखाओ, अभिमन्यु ने आदेश दिया और घोड़ों को थोड़ा धीमा कर दिया। स्कैन किया जा रहा है। अभिमन्यु शक्ति 3.5, फूर्ति 5.2, सहन शक्ति 6.1, दिमागी शक्ति 21.3, मन मंत्र 20.7। दिमागी शक्ति बढ़ने पर मन मंत्र बढ़ता गया, जीन सीमा तक पहुंच गया, स्वस्थ। जीरो ने जवाब दिया। अभिमन्यु सीमा तोड़कर हर दिन ध्यान करता रहा, लेकिन उसकी दिमागी शक्ति में केवल 0.1 की बढ़ोतरी हुई थी। मन मंत्र अभी भी दिमागी शक्ति से नीचे था। इसका मतलब था कि इसमें से कुछ को मन मंत्र में बदला नहीं गया था। यह दवाई पीने के साइड इफेक्ट्स थे। ब्लैक लेड दवाई ने उसकी दिमागी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया, लेकिन जब किसी की दिमागी शक्ति इस तरह उछलेगी तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही। उनकी रफ्तार हाल में ही बहुत धीमी हो गई थी और ये उसी का हिस्सा था। मेरा अगला पड़ाव लिक्विड है, लेकिन अगर मुझे कोई शॉर्टकट नहीं मिला तो मुझे 30 साल से अधिक समय लग जाएगा। साथ ही मेरी दिमागी शक्ति की शुद्धता को बढ़ाना मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, नहीं तो ये सामान्य दर से नहीं बढ़ेगी। अभिमन्यु ने अपने मन में सोचा। वो जानता था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। इसके बाद मुझे अपनी दिमागी शक्ति को इकट्ठा करने का तरीका खोजने की जरूरत है। उसने दिमागी शक्ति के बारे में जानकारी के लिए डेटाबेस के माध्यम से जल्दी से खोज की और गाड़ी चलते ही उसे पढ़ना शुरू कर दिया। किनारे के पेड़ पहले की तुलना में काफी ऊंचे थे। अभिमन्यु को अपनी सड़क पर कई कांटे मिले, लेकिन अब वो छाया वन के करीब पहुंच रहा था। उसने 2 दिनों तक बिना रुके यात्रा की। अंत में अभिमन्यु अगली दोपहर एक चौराहे पर पहुंचा। इस दिन भी आसमान में बादल छाए हुए थे। लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। पेड़ों में ठंडी हवाएं चल रही थी और पत्ते हिल रहे थे। चौराहे के बीच में एक भूरा सड़क चिन्ह था। उस पर शब्द धुंधले थे और बारिश ने इसे पढ़ना और भी कठिन बना दिया था। अभिमन्यु गाड़ी से कूद गया और उस साइन के पास चला गया। छाया वन बाईं ओर था। जिस दिशा से वो आया था उसका नाम वॉच टावर था, जबकि अन्य 2 रास्ते 2 अलग अलग शहरों की ओर जाते थे। कुछ शब्द मिट गए थे वहां पर। अभिमन्यु को सामने अंधकार दिखाई दे रहा था। क्या करेगा अभिमन्यु छाया वन पहुंचकर? क्या अभिमन्यु अपनी मां से मिलकर उन्हें वापस अपनी दुनिया में लौटाने के लिए राजी कर पाएगा? गाड़ी के अंदर से अभिमन्यु ने खिड़की खोली और घर की ओर देखा। अभिमन्यु ने छाया वन की दिशा में देखा और वहां एक अंधेरे गहरे रास्ते की ओर चल पड़ा। दोनों तरफ के पेड़ों ने सूरज की रोशनी से गुजरने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। यह लगभग पेड़ों द्वारा बनाई गई सुरंग की तरह लग रहा था। केवल सूरज की रोशनी बगल में आती थी और रोशनी की वे किरणें सफेद लेजरों की तरह दिखती थीं। अभिमन्यु पीछे घूमा और अपनी गाड़ी में लौट आया। उसने अपना चाबुक उठाया और अगले ही पल वो सीट से टकराया। उसके द्वारा लगाम खींचने के बाद घोड़े बाईं ओर चलने लगे। हालांकि किसी वजह से घोड़े छायावन के सामने रुक गए और किनारे की ओर चलने लगे। वे अंदर जाने को तैयार ही नहीं थे। अभिमन्यु थोड़ा घबरा गया और उसने कई बार उन घोड़ों पर कोड़े बरसाए, लेकिन घोड़े हिले ही नहीं। उसने अंधेरे रास्ते को देखा, फिर अपने गियर को लैस करने के लिए गाड़ी में प्रवेश किया। कई सेकंड के बाद
एक तरकश के सामने अपनी पीठ पर चांदी का एक बड़ा धनुष लेकर वो कूद पड़ा। उसने चांदी की छाती का कवच भी पहन रखा था। अभिमन्यु अपने कंधों पर लंबे भूरे बालों के साथ जंगली और मजबूत शिकारी लग रहा था। उसके हाथ में सामान का एक थैला था, क्योंकि वो अपने और छायावन के बीच की दूरी के बारे में निश्चित नहीं था। फिर से उसने गाड़ी के चारों ओर पवन एनर्जी के कुछ पार्टिकल्स को फैला दिया, ताकि किसी के आने की स्थिति में अलर्ट स्थापित किया जा सके। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद अभिमन्यु छायावन की ओर जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। यहां की हवा गर्म और कोमल थी और वो फूलों की सुगंध को सूंघ सकता था। रास्ते पर एक भूरा खरगोश था। वो वहीं खड़ा था और अभिमन्यु को घूर रहा था। अभिमन्यु ने एक तेज आवाज करते हुए एक डाली पर पैर रखा। खरगोश डर गया और तुरंत वापस झाड़ियों में कूद गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, अभिमन्यु इधर उधर देखता रहा। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसके पैरों के निशान गहरे थे। अभिमन्यु कुछ देर चला, फिर अपना स्थान फिर से जांचने के लिए नक्शा निकाला। कई बार मुड़ने के बाद वो घास से ढकी एक खाली जमीन पर पहुंच गया। 10 मीटर से अधिक की लंबाई वाला एक विशाल पेड़ जमीन के बीच में खड़ा था। सुनहरी धूप की बूंदों ने उसके पत्तों द्वारा बनाई गई छाया के बीच के रास्ते को भर दिया था। अभिमन्यु ने दिग्विजय से प्राप्त लकड़ी का टुकड़ा निकाला और आगे बढ़ गया। वो जड़ों के एक हिस्से के पास रुक गया जो जमीन के ऊपर था। उसके वहां रुकते ही पेड़ का वो तना कांपने लगा। पेड़ पर 2 गहरे लाल रंग की दरारें धीरे धीरे खुल गईं और तने की सतह पर एक बड़ा मानव जैसा चेहरा दिखाई दिया। शाखाएं दोनों तरफ एक साथ इकट्ठा हुई और वो 2 हाथों में बदल गईं। क्या तुम अलामी हो? मैं दिग्विजय का उपहार तुम्हारे लिए लाया हूं और मेरे पास पूछने के लिए कुछ सवाल भी हैं। अलामी ने अभिमन्यु को देखा। हैरानी के साथ अभिमन्यु कई सेकंड तक पेड़ को घूरता रहा। फिर उसने उस लकड़ी के टुकड़े को हवा में फेंक दिया। लकड़ी के टुकड़े को कई मुड़ी हुई शाखाओं से पकड़कर अलामी की आंखें के सामने ले जाया गया। ये वो वस्तु है जो मैंने दिग्विजय को दी थी। ठीक है, अब तुम मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहते हो वो पूछो। अलामी की आवाज भारी और तेज थी। देखो, मैं जानना चाहता हूं कि जहां ऊना साम्राज्य है वहां रहने वाले पेड़ के कल्पित बौने कहां हैं? मैं उनसे कैसे मिल सकता हूं? अभिमन्यु ने पहले अपनी मां के बारे में पूछने का फैसला किया। अलामी 1 सेकंड के लिए रुका और याद करने की कोशिश करने लगा। उसने थोड़ा रुककर जवाब दिया। वे कुछ समय पहले दूसरी जगह पर चले गए। लोगों को पता नहीं है कि वो कहां गए। कल्पित बौने के पास बाहरी लोगों को उन्हें ट्रैक करने से रोकने का अपना विशेष तरीका है और वे एक नए जंगल में पहुंचने के बाद एक गुप्त घर बनाते हैं। मैं पहली बार पेड़ के कल्पित बौनों से लगभग 130 साल पहले मिला था। वो बहुत प्यारे और कोमल होते हैं। पुरानी यादें। समय वास्तव में उड़ता है। मुझे याद है कि वो मेरी बाहों में नृत्य करते थे और रोज सुबह मैं जाग जाया करता था उनकी प्यारी सी धुन को सुनकर। ये कहते हुए अलामी ने आह भरी। लेकिन जो बात आप नहीं जानते हैं वो ये है कि उनकी आवाज इतनी सुंदर और सुरीली थी कि लोग उन्हें गाते हुए सुनकर अपना दिमाग खो सकते हैं। इसके अलावा वे समय समय पर अपने रहने के ठिकाने को बदलते रहते थे। मैं सालों से उनसे नहीं मिला। वो प्यारे से बौने मुझे बहुत याद आते हैं। अलामी अभिमन्यु को गौर से देखते हुए फिर से बोला, लेकिन आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अभिमन्यु को केवल यह जानने की जरूरत थी कि वे पेड़ के कल्पित बौने मिलेंगे कहां। मुझे सोचने दो, मुझे कुछ समय दो। ये कहते हुए अलामी ने अपने माथे पर हाथ रखा। ऐसा लग रहा था कि उसे अतीत की बातें याद करने में कुछ परेशानी हो रही है। हमारा समय का पैमाना अलग है, इसलिए मुझे कुछ हिसाब करने की जरूरत है।
मेरे बालों को साफ करने या बस घूरने में मुझे सालों लगेंगे। आप मनुष्यों को ऐसा कुछ करने के लिए केवल कुछ सेकंड ही चाहिए होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मेरा जीवन खोज की तरह है, क्योंकि पुरानी बातों को मैं जल्दी भूल जाता हूं। पेड़ अपनी शाखाओं को घुमाते हुए बोला, सही पैमाना? आपका मतलब हमारी एक्टिविटी से है क्या? क्या आप पहले कभी किसी जादूगर से मिले हैं? अभिमन्यु ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। बेशक, मैं जब पिछली बार बहुत समय बाद जागा था तब कई जादूगरों से बात की थी। वे मेरे पास आए थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर चर्चा की और मुझसे कुछ जानकारी हासिल की। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। ओहो, मैं फिर से भूल गया। हाँ, मुझे याद आया, वे अभी भी ऊना साम्राज्य में हैं, लेकिन उन्होंने एक और सीक्रेट गार्डन बनाया है। क्या आप जसोला साम्राज्य की तलाश कर रहे हैं? अलामी ने गंभीर आवाज में कहा। अलामी की आवाज बहुत तेज थी, बहुत जोर से आ रही थी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसने अभिमन्यु के शरीर को लगभग सुन कर दिया। जसोला साम्राज्य? क्या ये उनके सीक्रेट गार्डन का नाम है? अभिमन्यु ने पूछा। हाँ, जसोला साम्राज्य। वो लोग ज्यादातर अपने सीक्रेट गार्डन का नाम बहुत क्रिएटिव रखते हैं। कल्पित बौने हमेशा कुछ अनोखा ही करना चाहते थे। अलामी फिर से अजीब बातें कहने लगा। मैंने उन्हें कई सुझाव दिए जब वे लोग यहां पर रहा करते थे, लेकिन वे नहीं माने। साथ ही जहां तक मुझे याद है, उन्होंने यहां केवल 1 साल बिताया था। 1 साल अच्छा खासा समय होता है कि नहीं? अलामी ने पेड़ की टहनी को दूसरी तरफ करते हुए बोला। अच्छा अलामी, एक बात मुझे बताएं कि क्या आप यहां पर आने वाले सभी लोगों से ऐसे ही अजीब ढंग से बात करते हैं? अभिमन्यु अलामी की बिना मतलब की बातें सुनकर बोला। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही है। याद रखो, जब तक तुम मुझे उपहार नहीं दोगे तुम मुझे नींद से नहीं जगा सकते। एक उपहार मुझे अपने सोने के पैमाने को ठीक करने में मदद करता है, वरना मैं यहां किसी को नोटिस भी नहीं करता। यह स्थान कभी एक शहर हुआ करता था, लेकिन लोग किसी कारण से गायब हो गए। ओ नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। वास्तव में एक भूकंप, एक आग और एक विशाल काला भालू था। भालू, मुझे उसका मांस चाहिए था। अलामी पेड़ एक सांस में बोले जा रहा था। हाँ ठीक है, वो सब ठीक है। मेरा एक और सवाल है, क्या आप केओस भाषा के बारे में जानते हैं? अभिमन्यु ने कहा। केओस भाषा? वो क्या है? इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। ये कहते हुए अलामी कंफ्यूज्ड लग रहा था। ठीक है, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि ये जादूगरों का कोई रहस्य है। मुझसे कुछ और पूछो। मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब तक तो तुम समझ चुके होगे कि मैं चीजें भूल जाता हूं। दिग्विजय ने एक बार कहा था कि मुझे दिमागी बीमारी हो सकती है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। तुम्हें पता है कि क्या क्या बीमारियां होती हैं दिमागी? अलामी पेड़ निराश होकर बोले जा रहा था। अभिमन्यु भी उसकी ऊटपटांग बातें सुनकर निराश हो गया। उसने पेड़ को और बेकार बातें कहने से रोक दिया। अरे बस भी करो। क्या आप जानते हैं कि मेरी दिमागी शक्ति को कैसे दूर किया जाए? मैंने बहुत अधिक दवाई पी ली है। अभिमन्यु ने पूछा। अशुद्धता? मुझे सोचने दो। अलामी ने कहते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली और सोचने लगा। वो कई मिनट तक अभिमन्यु को देखता रहा। माफ करे, मैं कुछ और सोचने लग गया था। अभिमन्यु की अब सब्र की परीक्षा हो रही थी। पेड़ से बात करने से उसके सिर में दर्द होने लगा था। दिमागी शक्ति, हाँ दिमागी शक्ति, मुझे तरीका पता है। अलामी ने अभिमन्यु से कहा। उसने अभिमन्यु को घूर कर देखा,
फिर उसने अपना दिमाग सवाल पर केंद्रित करने का फैसला किया। क्या है वो तरीका, मुझे जानना है, अभिमन्यु ने गहरी आवाज में पूछा। ठीक है, लेकिन पहले आपको अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है और फिर उन अशुद्धियों को जानने के लिए प्योर एनर्जी का उपयोग करें। अगर आप इसे लंबे समय तक करते रहते हैं तो आपकी दिमागी शक्ति बदल जाएगी और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसका उपयोग केवल सामान्य जादूगर ही कर सकते हैं? अगर वे एनर्जी रेडिएशन का उपयोग करने पर जोर देते हैं तो बाकी लोग मर जाएंगे क्या? यह कहकर अभिमन्यु ने हैरानी से अलामी की ओर देखा। रेडिएशन, हाँ रेडिएशन, आप सही कह रहे हो। केवल सामान्य जादूगर ही इस तरह के मजबूत रेडिएशन को संभाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें समय भी बहुत लगता है, शायद 1 साल का समय लग जाए, अलामी ने धीरे से जवाब दिया। ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देखता ना तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि भुना हुआ मांस पसंद करने वाला एक पेड़ भी होता है। अभिमन्यु ने यह कहकर पेड़ को थोड़ा झुकाया। ऐसा है क्या? मैं कुछ अलग हूं, है ना? अभिमन्यु की बातों से संतुष्ट होकर अलामी ने कहा और हंसा। यहां आओ मेरे पास, अगर मैं तुम्हें अच्छा लगा हूं तो इसे अपने साथ ले जाओ। अलामी पेड़ ने कहा और झुकते हुए कुछ गिराया। लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर गिरा। अभिमन्यु ने उसे उठाया। यह वही लकड़ी का टुकड़ा था जिसे अभिमन्यु ने थोड़ी देर पहले अलामी को ही सौंपा था, लेकिन उस लकड़ी पर लिखे शब्द एक नक्शे में बदल गए थे। एक स्थान पर एक काला निशान छोड़ा गया था जिस पर लिखा था जसोला साम्राज्य। अभिमन्यु पेड़ को देखकर मुस्कुराया और वहां से चला गया। सुरंग में फिर से प्रवेश करने से पहले उसने अपना सिर उठाया। आसमान में कई बैंगनी रंग के इंसानों को खाने वाले पक्षी वहां घूम रहे थे, लेकिन किसी कारण से उसने पेड़ से बात करते समय उन पर ध्यान नहीं दिया। अंधेरा होने से पहले अभिमन्यु ने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे में उसने देखा कि एक नदी के किनारे एक बड़ा सा मैदान है। किनारे पर कई लकड़ी के घर थे, लेकिन शायद वहां कोई नहीं रहता था। इंसानों ने बहुत पहले इस जगह को छोड़ दिया था। अभिमन्यु ने चारों ओर घूमकर घरों की जांच की, लेकिन कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि पेड़ के कल्पित बौने बहुत समय पहले ये जगह छोड़ चुके थे। इसलिए उसने वापस जाने का फैसला किया। अंधेरा हो रहा था। अभिमन्यु उस स्थान पर लौट आया जहां उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। वो गाड़ी में आकर बैठ गया और अपनी मां को ट्रैक करने वाले मंत्र के साथ उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसे केवल एक चीज मिली, वो सिर्फ एक दिशा का संकेत था। ट्रैकिंग मंत्र की एक कमी थी कि वो लोगों के लापता होने के 3 साल के भीतर तक ही उनके स्थान को ट्रैक कर सकता है। मंत्रों को प्रोफेसर तारा द्वारा शक्तिशाली बनाकर उनमें सुधार किया गया था। उसने अभिमन्यु को ज्ञान का एक विशेष सेट दिया जो मंत्र मॉडल को सीखने के लिए आवश्यक था। इसलिए अगर कोई मॉडल चुरा लेता है तो भी वो उसे नहीं सीख पाएगा। रात हो गई थी और अभिमन्यु ने गाड़ी के सामने कई तेल के दीपक जला दिए थे। वो देखना चाहता था कि रास्ते में कोई खतरा तो नहीं है। 2 दिनों बाद एक काले रंग की गाड़ी धीरे धीरे जगमगाती झाड़ियों के बीच सड़क पर उतर गई। सुबह के समय पहियों और घोड़ों के खुरों की आवाज बहुत तेज आ रही थी। अभिमन्यु जब जंगल में पहुंचा, उसने अपने दाहिने ओर के पेड़ों को देखा तो उनके बीच में लकड़ी का वॉच टावर उसे साफ दिखाई दे रहा था। उसने उस बड़े देवदार पेड़ को देखा जहां वो शिकारी कल रात उसे मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे शिकारी अपना सारा सामान लेकर कहीं चला गया है। जंगल में चारों ओर सन्नाटा था। पक्षियों के चहकने की आवाज भी नहीं आ रही थी। उन पक्षियों के चेहरे पर डर था। उन पक्षियों में से एक ने कहा,
रुको! धीरे धीरे गाड़ी को रोकते हुए अभिमन्यु गाड़ी से कूद गया। वो जल्दी से उस बड़े देवदार के पेड़ के पास चला गया। अभिमन्यु ने आरी के ब्लेड पर ओस को छुआ और उसे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। बारिश बंद हो जाने के बाद शिकारी अपने औजार को लेने के लिए वापस नहीं आया था। इसका मतलब था कि अभिमन्यु के वॉच टावर से निकलने के बाद कुछ तो यहां हुआ है। उसने शायद उसकी सलाह नहीं मानी। अभिमन्यु के भाव बदल गए। उसने वॉच टावर को देखा, अपना दाहिना हाथ उठाया और एक मुड़ा हुआ चांदी का खंजर निकाल लिया। वो खंजर हाथ में पकड़कर टावर की ओर चलने लगा। वो छोटी पहाड़ी पर चढ़ गया और कुछ मिनट के बाद प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और ध्यान से कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के बीच में लगे कैंप फायर को काफी समय पहले ही बुझा दिया गया था। धातु के रैक के नीचे केवल काली राख का ढेर था, लेकिन शिकारी यहां नहीं था। अभिमन्यु कैंप फायर के बगल में झुक गया और अपनी उंगली राख में डुबो दी। वो राख ठंडी हो चली थी। उसने कमरे के चारों ओर देखा और जमीन पर कुछ गहरा लाल लिक्विड भी देखा। उसने अपना दाहिना हाथ लिक्विड में डालकर उसे सूंघा और सोचा, खून? कौन था अभिमन्यु के पीछे? क्या इस जंगल में अभिमन्यु के लिए कोई खतरा है? और देखा